टू विद्या ऊर्जा। आई बिलीव कि अब मेरी वॉइस सही आ रही होगी। काफ़ी लोगों ने बोला कि वॉइस इश्यूज़ हो रहे हैं तो मैंने वॉइस इश्यूज़ को कम करने की कोशिश की है इस बार। ओके, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे। तो हमने अपना ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। अब इसमें 3 यूनिट्स और बाकी हैं। ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। मैं कोशिश करूँगी आज ही मैं सारे लेक्चर्स डाल दूँ, अदरवाइज़ मैं कल सुबह मतलब दोपहर तक, मिड आफ्टरनून तक मैं जो है कन्फर्म यूनिट 1 कंप्लीट, ब्लॉक 1 कंप्लीट कर दूँगी। फिर ब्लॉक 2 कल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब विद इन यू कैन से कि 23 to 24 जुलाई आई विल कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन फ्रॉम दिस गाइड बुक। ओके, फिर हम थोड़ा सा कुछ और सब्जेक्ट्स को लेकर के चलेंगे ताकि उनका कोर्स भी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो साथ साथ चलते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा, और अपने फ्रेंड्स को जो भी इग्नू में स्टडी कर रहे हो उनको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे कनेक्ट हो पाएँ। तो अभी हम लोगों ने अपना थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दैट कॉम्प्लेक्स रिलीजियस लाइक रिलीजियस नहीं होगा, रिलीजन लाइक, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स होती हैं गाइड बुक में, तो थोड़ा सा देख करके पढ़िएगा। डू यू थिंक दैट कॉम्प्लेक्स रिलीजन लाइक हिंदुइज्म हैव एनी प्लेस फॉर टोटेमिक थिंकिंग? तो क्या हिंदुइज्म में टोटेमिक थिंकिंग को जोड़ना सही होगा? तो आंसर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे काऊ को ट्रीट किया जाता है, ठीक है, गॉड की तरह, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो एक टोटेम है? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसका एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है, मतलब वक्त के साथ वो इवॉल्व होकर के आया है। उसका एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे है? आपको पता होगा कि पहले के समय में काऊ एक तरीके से बहुत बड़ा प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था, जिसके किसी की शादी में लोग काऊ गिफ्ट करते थे, राजा खुश होकर किसी को काऊ भेंट करता था, पड़ोसी राज्यों को काऊ भेंट करते थे। जिसके पास ज़्यादा काऊ होती थी उसका स्टेटस अप होता था सोसाइटी में, जिसके पास कम होती थी उसका स्टेटस डाउन। तो इस काऊ एक प्रॉस्पेरिटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड माना जाता है, तो इस वजह से काऊ को काफ़ी वर्शिप किया जाता था। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एक टोटेम, क्या होता है टोटेम? होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को अपने एंसेस्टर मान करके उसी के फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो अलग अलग टोटेम्स में अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग प्लांट्स को अपना एंसेस्टर मान करके उसी को स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देके बस उसी की पूजा की जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम काऊ को इसलिए स्पिरिचुअल मानते हैं क्योंकि हिस्ट्री में हमारे एविडेंस है कि काऊ ने हमको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दी है, तो इस वजह से काऊ प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, इसलिए हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा उसका रोल प्ले है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि दूसरी चीज़ क्या है कि इंडियंस में जनरली ये बिहेवियर देखा गया है कि हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, हम लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स से लव करते थे। एनिमल ह्यूमन बिहेवियर काफ़ी हमारा अट्रैक्टेड था, एनिमल बिहेवियर की तरफ हम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, एनिमल से प्यार करते थे। तो हिस्ट्री के साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि ऐसा नहीं है सिर्फ प्यार वाली चीज़ हो। बहुत सारे हमारे यहाँ जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, इसके अलावा बहुत सारे और भी, मतलब ऐसे, जैसे आपने सुना होगा काली माता की जो पूजा होती है उसमें बकरी की बलि दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसी में बिलीव करते थे, हम बहुत सारे एनिमल्स को स्लॉटरिंग के लिए भी यूज़ करते थे। तो ऐसा उसको उस टाइम पे टैबू भी नहीं माना जाता था प्रिमिटिव रिलीजन में कि हाँ वो टैबू है, लेकिन काफ़ी वक्त के साथ उस पर रिस्ट्रिक्शंस लग गए, जो हो सकता है काफ़ी हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि अगर हम कल्चर से ज़्यादा छेड़खानी करेंगे तो उसका एसेंस चला जाता है। लेकिन बहुत हद तक सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना उतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, एनिमल राइट्स इश्यूज़ वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो बेसिकली प्रिमिटिव रिलीजन में इसको टैबू नहीं माना जाता था, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स, और ये भी हिंदुइज्म में ही था। तो ये दोनों ही चीज़ें जब हिंदुइज्म का पार्ट थी, तो क्या आप कह सकते हो कि हम एक टोटेमिक थिंकिंग रखते थे? नहीं, हम टोटेमिक थिंकिंग नहीं रखते थे। हम काफ़ी वेरिएबल थे। हमारा पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुछ सोचता था, तो पर्टिकुलर सेक्शन को पूरी आज़ादी थी अपने हिसाब से करने की। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही एनिमल को ओरिजिन मान करके चलते थे, तो इसलिए टोटेम कहना गलत होगा। इसके अलावा इसमें कहा यू कैन सी द आइडल वर्शिप एनिमल अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, इट डज नॉट विद द इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो टोटेम धीरे धीरे अगर देखा जाए तो जो जितना पहले वर्शिप होता था एनिमल्स को, उतना अब जैसे जैसे सिविलाइजेशन हो रहा है उतना ज़्यादा अब वो चीज़ डिसअपियर हो रही है, और जैसे जैसे मार्केट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से ये चीज़ें गायब होती जा रही हैं, क्योंकि लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है और वो कुछ मतलब अलग डायरेक्शन में जाने लगे, जैसे स्पिरिचुअल बीइंग कह सकते हैं, या अलग, मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरी भीड़ जा रही है, बट हाँ अब लोग ज़्यादा पीस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटलिज्म की वजह से बहुत सारी उथल पुथल हो गई है सोसाइटी में, तो लोग अब उतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं है।
सो इन टुडेज सोसाइटी दे आर स्टिल अ स्टेज ऑफ इट्स एक्टिविटी, बट कुछ चीज का हद तक अभी भी कई सारे ट्राइबल कल्चर वो पुराने टोटेमिक थिंकिंग को फॉलो करते हैं। तो हाँ, हिंदुइज्म में अगर आप डायरेक्टली कहो टोटेमिक थिंकिंग की, तो ऐसा नहीं है। क्यों? उसका एक और रीज़न है कि टोटेमिक थिंकिंग जो है वो बेसिकली ये यूज़ ही होता है ट्राइबल ग्रुप के लिए, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में स्पिरिट्स को अटैच, एक स्पिरिचुअल अटैचमेंट मान के चलते थे। तो ये बेसिकली ट्राइबल ग्रुप के लिए यूज़ होता था, और ये लोग उस एनिमल को किसी भी हालत में हार्म नहीं करते थे, और उसके लिए फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते थे, चेहरे को, फेस को पेंट करते थे। तो और हिंदुइज्म का क्या है कि हिंदुइज्म बहुत कॉम्प्लेक्स रिलीजन है, इसके अपने सेट ऑफ मिथ्स एंड रूल्स हैं, अपने अकॉर्डिंग ये चेंज और बदलता रहता है। अपने अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को पूरी आज़ादी है अपने हिसाब से रिलीजन को फॉलो करने की हिंदुइज्म में। तो टोटेमिक थिंकिंग इज अ बिलीफ ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी एंड ऑफ द ट्राइब्स हु वर रिलेटेड। तो ये एक्चुअली थिंकिंग किसकी थी? प्रिमिटिव सोसाइटी की। तो नहीं, हम इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आंसर कि डू यू थिंक दैट कॉम्प्लेक्स रिलीजन लाइक हिंदुइज्म हैव एनी प्लेस फॉर टोटेमिक थिंकिंग? Now let's move to the another question. Do many god and goddesses indicate that the religion is polytheistic and not monotheistic? So before proceeding further, let me clear you few of the words. पॉलीथिस्टिक मतलब होता है कि वो जो मल्टीपल गॉड्स की वर्शिप करते हैं। मोनोथिस्टिक मतलब होता है जो एक सिंगल गॉड की वर्शिप करते हैं। जैसे इस्लाम हो गया आपका, तो वो सिंगल गॉड, तो मोनोथिस्टिक हो गया। पॉलीथिस्टिक, तो क्या आप हिंदुइज्म को पॉलीथिस्टिक या फिर मोनोथिस्टिक बोल सकते हो? क्या कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस यही बात का इंडिकेशन है कि उस रिलीजन में पॉलीथिस्टिक है या मोनोथिस्टिक है? कैसे बताओगे आप, कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो उससे भी पहले दो और टर्म्स अच्छे से समझ लें। पैंथेथिस्टिक, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है पैंथिस्टिक। पैंथिस्टिक का मतलब क्या होता है? पैंथिस्टिक का मतलब ये होता है कि इनका मानना है गॉड इज एवरीवेयर एंड ऑल अराउंड, हर चीज़ में गॉड है। तो यहाँ पे पॉलीथिस्टिक हो गए जो कई सारे गॉड्स की वर्शिप करते हैं, मोनोथिस्टिक हो गए जो सिंगल गॉड को मानते हैं, और पैंथिस्टिक हो गए जिनका मानना है कि हर चीज़ में भगवान है, हर चीज़ में भगवान है। और एक वर्ड यहाँ पे आता है मोनिज्म, अगर आप लास्ट में देख सकते हैं मेंशन है, हाईलाइटेड है मोनिज्म। मोनिज्म और मोनोथीज्म में एक डिफरेंस होता है, उसको हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम इस आंसर को देखेंगे। देखिए, मोनोथिज्म मतलब होता है कि एक सिंगल गॉड है, जैसे कि जुडाइज्म एक वो है, धर्म है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इन तीनों में ही ये माना जाता है कि एक सिंगल गॉड है, एक सिंगल एंटिटी है जिसने सब कुछ बनाया है। तो वो हो गया मोनोथिस्टिक रिलीजियस। लेकिन मोनिज्म का मतलब ये होता है कि एक अल्टीमेट रियलिटी है, एक सिंगल रियलिटी है, एक सिंगल एनर्जी है जो सब कुछ बना रही है, लेकिन हम उसको बिल्कुल भी पर्सोनिफाई नहीं करते। मतलब उनसे ना तो उसको हम पूछते हैं, मतलब एक तरीके से कहना चाहिए पर्सोनिफिकेशन, पूछना नहीं, मतलब उसको इंसानी रूप में नहीं देखते, या फिर हम उसको कोई स्पेशल तरीके से उसकी आरती नहीं बना रहे हैं, या फिर हम उसके लिए नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए, हम बस उसको अंदर से पाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी अंदर की एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं और अपनी एनर्जी को उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो उस चीज़ को हम बोलेंगे मोनिज्म। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? मोनोथिज्म में एक गॉड फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, भले ही उसके लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप उसके लिए कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन मोनिज्म में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है उनके लिए, और वो अपने अंदर वो स्पिरिचुअल फिजिकल अटैच मतलब को हटा करके वो खुद को उस एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मोनिज्म डज नॉट पर्सोनिफाई, बट दे ऑल्सो बिलीव इन सिंगल energy. They don't even say that there exists a god, they say a single energy, a single element exists. So these are four of the things you have, I believe you know about them now. So let's understand this answer. What they are saying ki Hinduism is decidedly theistic religion. The difficulty lies in determining whether it is a polytheistic, pantheistic or perhaps even monotheistic religion. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये कहना कि हिंदुइज्म एक पॉलीथिस्टिक, प्योरली पॉलीथिस्टिक है, प्योरली पैंथिस्टिक है या प्योरली मोनोथिस्टिक है। क्यों? क्योंकि हमने नोट किया है बहुत सारी जगहों पर वेस्टर्न, सबसे ये दिक्कत किसको आती है? वेस्टर्न लोगों को आती है, क्योंकि जब वो देखते हैं तो उनको लगता है यार समझ में नहीं आता इसको कैसे डिफाइन करें हिंदुइज्म को। कुछ कहते हैं कि इसमें मल्टीपल गॉड है, कोई कहता है कि हम सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, मेरे लिए जो है वो कृष्णा है, मेरे लिए जो है वो रामा है। कोई कह रहा है कि ना मैं कृष्णा को मानता हूँ ना मैं रामा को मानता हूँ, मेरे लिए तो भगवान हर चीज़ में है, कण कण में है। और किसी से बात करो तो वो कहता है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं मानता, मैं बस मानता हूँ कि एक एनर्जी है जो मेरे चारों तरफ है और मैं उसे पूछता हूँ। तो
ऐसे में एक वेस्टर्न सोसाइटी वाले को देख करके लगेगा कि हिंदुइज्म को कैसे डिफाइन करें। तो हिंदुइज्म को किसी भी एक टर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता है। अगर उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कि डाइवर्जेंट व्यूज हैं, जैसे कि हिंदू गॉड शिवा, पार्वती एंड गणेश, ये एक पॉलिथिस्टिक माने जाते हैं कि हाँ ये सब एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये माना जाता है कि इन सब का एग्जिस्टेंट हर चीज में है। यहीं पे अगर हम वेदास में देखें तो वेदास में क्या कहा गया है, वेदास में मिथोलॉजीज और रिचुअल्स लिखे हुए हैं, और जो कि किसी ना किसी पर्टिकुलर डाइटी से कंसर्न करते हैं और वो नेचर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए नेचर का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ जगहों पे चीफ गॉड जैसे शिवा, विष्णु, मदर गॉडेस, शक्ति, लोकल कम्युनिटी सिर्फ उन्हीं की पूजा करती है। जैसे बंगाल में माता की बहुत पूजा होती है, कुछ जगहों पे गणेश जी की मुंबई महाराष्ट्र बहुत पूजा होती है, वो उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं को मानते हैं। तो उनके लिए तो वो मोनोथिस्टिक हो गए गॉड, उनके लिए सिर्फ एक ही गॉड एग्जिस्ट कर रहा है। वहीं पे कुछ हैं जो कि ये मानते हैं, जैसे सिखिज्म है, ठीक है, कुछ हिंदू सेक्ट्स हैं, कुछ वैष्णवा, कुछ शैवा, ये मानते हैं कि गॉड हर चीज में प्रेजेंट है, ओमनीपोटेंस है, हर जगह प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, तो उसका एग्जिस्टेंस हर एक चीज में है, वो हर चीज को नमन करते हैं, तो वो तुम्हारे आपके पैंथिस्टिक में चले जाते हैं। वहीं पे मोनिज्म क्या बोलता है, मोनिज्म ये बोलता है कि को किसी भी चीज़ में डुअलिटी हमें एग्जिस्ट नहीं करानी, फिजिकल स्पिरिचुअल कुछ नहीं है, एक चीज़ है जिसको हम पर्सोनिफाई नहीं करेंगे, जो है हमारी एनर्जी, और हम एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ है हिंदुइज्म में कि आप हिंदुइज्म को एक टर्म से डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या आप कह सकते हैं कि हिंदुइज्म में बहुत डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं? हाँ, हिंदुइज्म में बहुत डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं। वो अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने कनेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन के अकॉर्डिंग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड in this self-assessment part. Now we are going to move towards previous year questions. So I believe you will just pay the focus on all these things कि explain the sociological perspective ऑन रिलीजन। तो हमने पढ़ा था जो स्टार्टिंग में हमारा जो चैप्टर है वही है कि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसका जो भी आपके समरी आपके दिमाग में घुसती है, इंट्रोडक्शन के बारे में, रिलीजन के स्कोप के बारे में, नॉलेज कैसे गेन होती है रिलीजन से, इकोनॉमी का रिलीजन से क्या रिलेशन होता है। हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें होती हैं, या तो इंसान अपने आप को वेल्थ से कनेक्ट कर लेता है तो उसको लगता है रिलीजन हिंड्रेंस है, हमको ग्रोथ नहीं करने देगा, वो कह रहा है मिल बांट के खाओ। दूसरा वो कह रहा है कि अगर वहीं पे दूसरे पर्सपेक्टिव ये है कि अगर इंसान रिलीजन से कनेक्ट हो जाता है तो उसमें ज़्यादा काम करने की भावना उत्पन्न होती है, वो ज़्यादा काम करना चाहता है, वो मेहनत करना चाहता है, मेहनत करके कमाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी बूस्ट होती है। तो एक वो इकोनॉमी और रिलीजन वाले दो पर्सपेक्टिव है। फिर कैसे कैपिटलिज्म का रोल बीच में आता है, कैपिटलिज्म की वजह से किस तरह से क्लास डिवीजन होता है, संस्कृताइजेशन का प्रोसेस आता है, संस्कृताइजेशन के बाद आपका ये कैसे वो प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं, वहीं पे रिलीजन का किस तरह से चलता है। तो वो सारी चीज़ें कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ किस तरह से कैपिटलिज्म के आने के बाद टोटेम्स खत्म होने लगे हैं, लोग अब दूसरे तरह के रिलीजन्स फॉलो कर रहे हैं, और भी ज़्यादा नए रिलीजन इवॉल्व हुए हैं, बहुत सारे डिसअपियर हो गए हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग द टोटेम। तो टोटेम्स हमने पढ़ाए थे कि टोटेम क्या होता है, बेसिकली ट्राइबल कल्चर और ग्रुप ऑफ कल्चर जिनका मानना होता है कि उनके एंसेस्टर या तो कोई एनिमल है या फिर कोई प्लांट, या फिर हम ये इसको और दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि नॉन ह्यूमन एंटिटी उनका एंसेस्टर है, और सारा ग्रुप उसी चीज़ से कनेक्ट करके खुद को देखता है। इसी को हम अच्छे से हमने पढ़ा था, तो उसी को हम इसमें आंसर में प्रॉपर लिखेंगे। इसके बाद आता है कि डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमी। आई एक्सप्लेन्ड इट कि कैसे रिलीजन और इकोनॉमी के दो पर्सपेक्टिव हैं। इसके बाद है व्हाट इज रिलीजन, डिस्कस द सेकुलर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ रिलीजन। तो सेकुलर अप्रोच पे हमने देखा था कि कैसे डर्कहाइम ने रिलीजन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, पर डर्कहाइम ने खुद रिलीजन को फॉलो नहीं किया। वहीं पे मार्टन का कहना था कि रिलीजन नॉन रैशनल है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें डालेंगे, और स्कोप ऑफ इसमें मतलब हम सेकुलर अप्रोच को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज रिलीजन का बात आती है जब, तो व्हाट इज रिलीजन में इंट्रोडक्शन हम देंगे, जो हमने पढ़ा था, इंट्रोड्यूस किया था रिलीजन को, कि रिलीजन का किस तरह से कनेक्शन है। सो रिलीजन इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, रिलीजन सोसाइटी को अफेक्ट करता है, इंटरडिपेंडेंस है रिलीजन को लेकर के, और रिलीजन का फॉर्मेशन कैसे, स्कोप ऑफ रिलीजन कहाँ तक फैला है, तो वो व्हाट इज रिलीजन का पार्ट हो जाएगा। और डिस्कस द सेकुलर अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ रिलीजन। तो सेकुलर अप्रोचेस वही हमारा मतलब पूरा हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। फिर आता है क्वेश्चन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड रिलीजन। तो वही सेम चीज़, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है नेक्स्ट ईयर में। फिर इसके बाद है डिस्कस वेबर्स सेंट्रल थीसिस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन
रिलीजन एंड इकोनॉमी, सी रिलीजन एंड इकोनॉमी को तो डिफाइन कर लेंगे आप। वेबर्स की बात आती है तो मार्क्स और वेबर दोनों ने कैपिटलिज्म को डिफाइन किया था, फिर कैपिटलिज्म की वजह से किस तरह से रिलीजन और इकोनॉमी फ़र्क आया, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद अच्छा एक और चीज़, इन आंसर्स को आप और अच्छे से लिख पाएंगे जब आप आगे की चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है, जब आप प्रॉपर सबकी थ्योरीज पढ़ लेंगे। आगे का सेकंड यूनिट है क्लासिकल थ्योरीज, तो जब क्लासिकल थ्योरीज आप पढ़ लोगे तो जब आप यहाँ पे आंसर लिखोगे ना, अभी तक की नॉलेज से आप थोड़ा लिख सकते हो, बट जब आप और आगे पढ़ लोगे तो आगे आप और नॉलेज ले लोगे, तो इन आंसर्स को और ज़्यादा इलस्ट्रेट कर पाओगे। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतना बड़ा आंसर लिखना है, कंटेंट तो बहुत थोड़ा सा है, कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप बताना है रिलीजन, कल्चर और इकोनॉमी के बीच में, सेम क्वेश्चन है वही चीज़। तो यहाँ पे आई थिंक ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे 4-5-6 साल के, जो हमने देखे कि चैप्टर 1 से जो हम सॉल्व कर सकते हैं उन्हें हम और अच्छे से लिख सकते हैं। तो आई होप दिस इज़ व्हाट this lecture, and I'm going to start the next unit within few hours, so just be connected with me. Thank you.